हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे इकोनॉमिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण और ये मॉडल क्वेश्चन पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्लास 12वीं के लिए। झारखंड बोर्ड 2024 एग्जामिनेशन के लिए एक ही मॉडल सेट जारी किया गया है और उसी का ये क्वेश्चन संख्या है 45 यानी कि 45। देखिए पूछा क्या है कि सरकारी बजट के उद्देश्य क्या होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट जब बजट तैयार करती है तो उसके पीछे उनका क्या मकसद होता है या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इन्हीं चीज़ों को हमें जानना है। देखिए देश के लिए बात जब आती है तो सरकार एक समष्टिगत आर्थिक एजेंट है, मैक्रो इकोनॉमिक एजेंट है और उनके द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे या जो भी निर्णय लिए जाएंगे उनका असर या उनका प्रभाव पूरे देश पर देखने को मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं, जब 8 नवंबर 2016 में सरकार ने नोटबंदी की घोषणा करी तो उस टाइम जो है वो देश के सभी लोग समान रूप से प्रभावित हुए थे। उसी तरह से आप समझ सकते हैं कि सरकार कोई भी आर्थिक निर्णय लेगी उसका असर पूरे अर्थव्यवस्था पर जरूर पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार यहाँ पर क्या है, समष्टिगत आर्थिक एजेंट है। अब यहाँ पर देखिए क्या हमने लिखा है कि एक देश का एक वह डॉक्यूमेंट्स है या वह दस्तावेज है जिसमें सरकार आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए, मतलब कि अभी जैसे कि आप समझ सकते हैं 2024-25 के लिए जो है बजट तैयार किया गया और उसे फरवरी के पहले ही कार्य दिवस को पेश भी किया गया। तो 2024-25 के लिए जो बजट बना तो ये हमारा जो है अभी तो सत्र शुरू नहीं हुआ है, बट इसके लिए बजट अभी पेश कर दिया गया फरवरी में ही। तो ये हमारा जो वित्तीय वर्ष होता है भारत के लिए, ये कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। यही हमारा क्या कहलाता है, वित्तीय वर्ष या फिर फाइनेंशियल ईयर। तो अभी जो 2024-25 के लिए बना बजट, तो ये कैसे कह सकते हैं, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक। तो इस प्रकार से हमारा एक वित्तीय वर्ष होता है। तो यहाँ पर देखिए बजट कुछ नहीं है, क्या है, एक डॉक्यूमेंट्स है देश का, समझ लो, जो कि एक वित्तीय वर्ष के लिए पेश किया जाता है। मतलब कि एक देश का वह दस्तावेज जिसमें सरकार आने वाली वित्तीय वर्ष के लिए, कितने वित्तीय वर्ष, एक वित्तीय वर्ष के लिए क्या करती है, अनुमानित आय और व्यय को दिखलाती है। तो सरकार अपना टोटल एस्टिमेटेड इनकम और एक्सपेंडिचर को जहां दिखलाती है पूरे एक वित्तीय वर्ष के लिए, उसी डॉक्यूमेंट्स या उसी दस्तावेज का नाम होता है बजट, जिसे हम सरकारी बजट या फिर केंद्रीय बजट भी कह सकते हैं। देखिए भारतीय संविधान को देखेंगे तो अनुच्छेद 112 के अंदर एक बात लिखा गया है, वहाँ पर बजट ना लिख करके बजट के जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण टर्म को इस्तेमाल किया गया है, जिसे हम अंग्रेजी में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। यानी कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद या आर्टिकल 112 है, यहाँ पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा गया है, जिसे हम हिंदी में वार्षिक वित्तीय विवरण कह रहे हैं। सीधे तौर पर समझ लीजिए कि बजट का ये दूसरा नाम है वार्षिक वित्तीय विवरण, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अंदर उल्लेख किया गया है, जिसे हम सरकारी बजट कहते हैं। अब देखिए सरकारी बजट को केंद्रीय बजट के रूप में भी जानते हैं हम लोग, या फिर इसे आप अंग्रेजी में यूनियन बजट कहते हैं। कई बार इसे हम सार्वजनिक बजट के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से समझ आ गया कि बजट क्या है, एक देश का और एक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार द्वारा तैयार किया गया अनुमानित आय और व्यय को दिखलाने वाला एक डॉक्यूमेंट्स। अब समझिए यहाँ पर कि भारत के अंदर में अगर संवैधानिक रूप से इन चीज़ों पर बात किया गया है तो निश्चित ही इसे जो है वो एक सीमित समय के लिए जो है वो बजट पेश किया जाता होगा। तो हमने जान लिया कि एक वित्तीय वर्ष के लिए बजट पेश किया जाता है, लेकिन पेश करता कौन है, तो देखो लोकसभा में, है ना, क्या बोल रहे हैं, लोकसभा में जो सामान्य बजट बनता है वो वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अभी देखें आप तो फरवरी के पहले ही तारीख को, है ना, आज तो 3 तारीख हो गई, 3 फरवरी, तो पहले ही तारीख को यानी कि 1 फरवरी 2024 को ही जो है आपका भारत का बजट पेश हो चुका है, जिसे हम सामान्य बजट यहाँ पर तो कह रहे हैं, लेकिन ये अंतरिम बजट था। तो यहाँ पर देख लीजिए ये निर्मला सीतारमण जी हैं और इनके हाथ में एक देख सकते हैं थैला है, ये थैला लाल वाला, ये दरअसल हम यहाँ पर क्यों कह रहे हैं, चूँकि आपको पूछा भी जाता है कि बजट का अर्थ क्या होता है। तो देखो बजट का अर्थ होता है ये चमड़े का थैला, लेकिन ये चमड़े का थैला नहीं है, चूँकि ज़माना बदल चुका है, कपड़े का थैला है।
तो निश्चित तौर पर हम ये जान सकते हैं कि बजट जो टर्म है वो लिया कहाँ से गया है, वो लिया गया है फ्रेंच भाषा से। कहाँ से लिया गया है? फ्रेंच वर्ड से लिया गया है। और वो टर्म कौन सा था? बॉगेट, BOUGETTE, बॉगेट। और इस बॉगेट का अर्थ ही होता है चमड़े का थैला, यानी कि आप यहाँ पर बोल सकते हैं स्मॉल लेदर बैग। तो यहाँ पर लिख दीजिए चमड़े का थैला, ठीक है। बॉगेट का अर्थ पूछेगा क्या होता है? चमड़े का थैला होता है। तो इनके हाथ में आप देख सकते हैं एक थैला है जिसमें सरकार अपना जो वो पूरा एस्टिमेटेड इनकम और एक्सपेंडिचर को नोट करके रखती है। सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें हैं, यही जो है वो लोकसभा में पेश कर दिया जाता है। निर्मला सीतारमण जी हैं भारत के अभी वित्त मंत्री हैं और इस वित्तीय वर्ष के लिए इन्होंने बजट प्रस्तुत किया है और इससे पहले भी इन्होंने 5 बार बजट पेश किया है। देखिए अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आय और संपत्ति का पुनः वितरण के लिए ही जो है बजट पेश किया जाता है, यानी कि हम उद्देश्य जानने की कोशिश करें कि सरकारी बजट के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। तो सबसे पहला मकसद यही होता है गवर्नमेंट का, यो इसलिए जो है वो अनुमानित आय और व्यय को दिखलाती है ताकि एक सही और प्रॉपर मैनर में जो है देश की तरक्की हो सके। तो इसके लिए ज़रूरी है कि देश के अंदर में जो गरीब और अमीर लोग हैं इन दोनों के बीच में समानता थोड़ी थोड़ी बनी रहे। क्योंकि पूरी तरह से समानता तो हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा असमानता जो है वो देश की तरक्की में बाधा डालता है। इसी वजह से आय और संपत्ति का पुनः वितरण करने के उद्देश्य से सरकार बजट तैयार करती है। जैसा कि आप जानते हैं सरकार बजट के माध्यम से क्या करती है? अमीरों पर टैक्स लगाती है, यानी कि कर लगाती है और उससे राजस्व प्राप्त करती है, यानी कि रेवेन्यू जनरेट करती है। और वो जो राजस्व प्राप्त होता है या फिर रेवेन्यू जो जनरेट हुआ है उसे अलग अलग तरह के कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करती है, जिससे कि आर्थिक समानता जो है देश के अंदर में होता है। यानी कि इनकम या फिर इकोनॉमिक इक्वालिटी जो है वो सरकार यहाँ पर लाने की पूरी कोशिश करती है कि अमीरों से जो टैक्स वसूला जाए, कर वसूला जाए और उससे जो भी टैक्स आया उसे आर्थिक समानता के जो है वो उद्देश्य से सरकार अलग अलग योजनाएं बना करके गरीबों पर खर्च करती है। और इस तरीके से गरीब और अमीर दोनों के बीच में जो अंतर होता है वो धीरे धीरे कम हो पाता है। तो ये सरकार का उद्देश्य होता है बजट बनाने का कि अमीरों और गरीबों के बीच में जो आर्थिक असमानता बनी रहती है उसे समानता लाने की कोशिश करती है। दूसरा जो प्रयास सरकार करती है बजट के माध्यम से वो क्या होता है? संसाधन जो है ना बेढंगे तरीके से स्वतंत्र आर्थिक क्रियाओं की वजह से जो वो इधर उधर बढ़ जाते हैं, यानी कि कौन सा संसाधन प्राथमिक क्षेत्र में ज़्यादा लगना चाहिए, कौन सा द्वितीय क्षेत्र में, कौन सा तृतीय क्षेत्र में, ये स्वतंत्र आर्थिक क्रियाओं की वजह से तंग भंग हो जाता है, इधर उधर हो जाता है। तो प्रत्येक वर्ष इसीलिए बजट पेश किया जाता है ताकि जो संसाधन देश के अंदर में इधर उधर बटे हुए हैं उसे सही ढंग से आवंटन किया जा सके, प्रॉपर एलोकेशन किया जा सके। यानी कि जब स्वतंत्र रूप से बाजार अर्थव्यवस्था के भरोसे छोड़ दिया जाए, जहाँ पर लोग स्वतंत्र रूप से आर्थिक क्रियाएं कर रहे होते हैं, तो लोग डिमांड एंड सप्लाई पर चूंकि किसी का बहुत ज़्यादा तो कंट्रोल कर नहीं सकते अब, तो इस वजह से देखिए स्वतंत्र अर्थव्यवस्था या फिर बाजार अर्थव्यवस्था के हिसाब से जब सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है, सामाजिक उद्देश्य का मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल सुविधाएं, बिजली व्यवस्था, ये सब सारा जो है वो सामाजिक सुविधाओं में आता है। आर्थिक सुविधाओं के अंदर आप ले सकते हैं रोजगार या फिर जो है उत्पादन का स्तर, ये सब जो है आर्थिक उद्देश्य होते हैं। तो जब बाजार अर्थव्यवस्था के भरोसे देश का सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है तो सरकार बजट के माध्यम से ही हस्तक्षेप करके यानी कि इंटरफेयर करके संसाधनों को पुनः आवंटन करने का यानी कि रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी कि संसाधनों का पुनः आवंटन करने का जो है प्रयास करती है, ताकि बेहतर ढंग से जो है वो सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि सरकार बजट बनाती क्यों है, तो प्रॉपर मैनर में जो है रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए। अगला क्या है, देश के अंदर में जो है ना आर्थिक उथल पुथल होते रहता है और ये हम लोग जानते हैं व्यापार चक्र के नाम से, क्योंकि व्यापार के क्षेत्र में ये जो है उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो इसलिए ये जो उथल पुथल है, आर्थिक उथल पुथल, ये आर्थिक विकास पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। हम लोग जानते हैं कि जब भी महंगाई आ जाती है तो उस समय जो है लगता है कि सेलर की ज़्यादा कमाई हो रही है, तो लगता है कि सेलर खुश है ना। दूसरे साइड में जब वस्तुएं बहुत ज़्यादा सस्ती होने लगती है तो लगता है कि बायर खुश, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार एक ही मकसद के लिए आई है और वो ये है कि बायर एंड सेलर दोनों खुश रहे, इसकी जो है वो सरकार चिंता करती है। यानी कि यहाँ पर ज़्यादा
उतार चढ़ाव भी होना देश के लिए या फिर देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं होती। तो इसलिए कह रहे हैं कि आर्थिक उथल पुथल का आर्थिक विकास पर बहुत बुरा असर पड़ता है। यथा सरकार बजट के माध्यम से अर्थव्यवस्था में स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करती है, ताकि वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य जो है वो ज़्यादा उतार चढ़ाव ना हो, एक स्टेबल प्राइस बना रहे, जिससे कि आपके विक्रेता और क्रेता दोनों के बीच में जो है वो बैलेंस भी बना रहे, है ना, दोनों में ज़्यादा मतभेद ना हो, और इस तरीके से फिर जो है वो देश के अंदर में रोजगार या फिर उत्पादन के जो स्तर हैं उसको बेहतर बनाए रखा जा सके, है ना। जब हमारे देश के अंदर में आर्थिक उथल पुथल कम होगा ना, तो रोजगार और उत्पादन स्तर पर बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। सो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे, ये विशेषता है, ये उद्देश्य है बजट बनाने के। तो यहाँ पर सरकार कोशिश करती है कि सेलर एंड बायर दोनों के लिए जो है वो एक अच्छा नीति बना सके गवर्नमेंट, और फिर उसके हिसाब से फिर अर्थव्यवस्था को स्थिरता में रखा जा सके। अब यहाँ पर देखिए एक अगला और उद्देश्य क्या हो सकता है। सरकार हमेशा से कोशिश करती है कि देश एकदम बैलेंस में चले, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। खास करके तब हम बात कर सकते हैं जब मिक्स्ड इकॉनमी की बात आ जाती है, जैसे कि भारत हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था ही है, मिक्स्ड इकॉनमी है हमारी इंडिया। अब यहाँ पर प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों ओनरशिप होते हैं। क्या होता है, पब्लिक भी यहाँ पर कुछ अपनी कंपनियाँ स्थापित करी हैं और कुछ प्राइवेट कंपनियाँ भी हैं। तो इस ढंग से सरकार क्यों आई? क्या प्राइवेट लोग ठीक ढंग से चीज़ें कर नहीं पा रहे थे? बिल्कुल कर रहे थे, लेकिन सिर्फ जैसे कि आपको मालूम है कि प्राइवेट कंपनियां जो है वो यहाँ पर अगर सिर्फ रह जाएं तो अनाप शनाप जो है ये अपने लाभ के उद्देश्य से चीज़ें या फिर चीज़ें महंगी करनी शुरू कर दे सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं एक तरीके से ये हो जाएगा कि जो समाज के अन्य जो पिछड़ा वर्ग है उनके साथ अन्याय होगा, उनके साथ जो है वो चीज़ें ठीक नहीं होगी, समझ लीजिए आर्थिक मामलों के आधार पर। तो इस ढंग से सरकार कोशिश करती है कि हम अपनी भी कंपनी को स्थापित करें और उसे संचालन करें ठीक ढंग से। तो यहाँ पर देखिए सार्वजनिक जो उद्यम होंगे यानी कि पब्लिक जो इंटरप्राइजेज होंगे उनका मैनेजमेंट के लिए भी सरकार यहाँ पर बजट बनाती है। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं सार्वजनिक उद्यम या फिर पब्लिक इंटरप्राइज का मतलब क्या होता है, एक ऐसे औद्योगिक क्षेत्र या फिर वैसे व्यावसायिक उपक्रम से है जिसका प्रबंधन या मैनेजमेंट समझ लीजिए या फिर उनका ओनरशिप समझ लीजिए या फिर दोनों समझ लीजिए कि सरकार के पास होता है। सभी तरह के आर्थिक क्रियाओं का देखरेख सब जो है वो गवर्नमेंट करेगी। तो इन उद्यमों को जो है ना सही तरीके से ऑपरेट करने के लिए या फिर सही ढंग से चलाने के लिए बजट को प्रॉपर मैनर में बना लेना बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि जिस प्रकार से हम लोग पढ़ाई के लिए पूरे सिलेबस को देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, वो उस चैप्टर का जो है वो मार्क्स वेटेज क्या है या फिर उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, तो इस तरीके से हम लोग जो है ना एक सही मैनर में तैयारी अपनी कर पाते हैं। ठीक उसी ढंग से सरकार एक प्रॉपर ढांचा तैयार करती है, अपना सिलेबस तैयार करती है। समझ लीजिए तो सरकार ये सिलेबस तैयार करती है कि पूरे आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कहाँ कहाँ से कितनी इनकम जनरेट करनी है यानी रेवेन्यू जनरेट करना है, किस पर कितना टैक्स लगाना है, या फिर किस तरह के जो है वो हमें खर्चे करने हैं, क्यों कौन कौन सी योजनाएं तैयार करनी है, या फिर क्या मकसद क्या उद्देश्य हमारा है ना, सामाजिक और आर्थिक आधार पर। तो इन तरीके के जो चीज़ें होती है उसके आधार पर ही देश के अंदर में बजट तैयार हो रहा होता है। सो उम्मीद है कि इस वीडियो के अंदर बताए गए कंटेंट को आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। सो मिलते हैं हम अगली वीडियो अपडेट के साथ। जय हिंद।